EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। आज हम केमिस्ट्री में बात करने जा रहे हैं कि नील बोहर एटॉमिक मॉडल के वो कौन कौन से जो ऑब्जर्वेशंस थी उनकी उन्हें सपोर्ट करती थी और उनके मॉडल को बहुत ज़्यादा हमारे तरफ अप्रोचफुल दिखाती थी, यानी बहुत ज़्यादा उसका कंसेप्ट क्लियर दिखाती थी। तो ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज के इस मॉडल में। बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये थी कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी वो एक्सप्लेनेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल कबूल साबित हुई और हमने उनके मॉडल को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि जो हमारा एक्सप्लेन किया उन्होंने हाइड्रोजन आइटम के ऊपर स्पेक्ट्रल लाइंस को, वो जो चीज़ें थी वो हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लेमर सीरीज़ में सपोर्ट कर गई, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि इनकी जो थ्योरी थी बहुत ज़्यादा क्लियर थी, बहुत ज़्यादा कंसाइज थी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव थी, जिसकी वजह से हमने इनकी थ्योरी को स्टडी किया। फिर जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ वो ये हुआ कि राइडबर्ग फार्मूला को एक्सप्लेन किया गया। इन्होंने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी तो उसने क्या किया, जो स्पेक्ट्रल लाइन वाली एक्सप्लेनेशन दी उससे हमें ये समझ में आया कि जो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो किस तरह से फाइंड होगी। तो ये राइडबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया कि जो वेवलेंथ है एटम की, जो इमेजन ऑफ रेज है, जो इमेजन ऑफ रेज या हम कह लेंगे जो स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिट कर रही हैं वो किस तरह से डिवाइड की जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखा गया जब हमने बोहर्स को हाइड्रोजन मॉडल को स्टडी किया, यानी उसने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन को डिफाइन किया था उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आया कि जो राइडबर्ग है उसका भी एक फार्मूला है और उसका फार्मूला बहुत ज़्यादा क्लियर था, यानी इसमें RHR और HRH को जो है हम कंसिडर कर रहे थे हाइडबर्ग कॉन्स्टेंट था ये, ठीक है। और जो हम N1N था और N1N2 था, इस तरह से जो चीज़ें थी, ये जो टर्म्स हम यहाँ देख रहे हैं फार्मूला के अंदर, ये चीज़ें क्या कर रही थी, ये चीज़ें हमें वो कांस्टेंट प्रोवाइड कर रही थी जो हमें इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रही थी एनर्जी लेवल्स के ऊपर, यानी कौन सा एनर्जी लेवल होगा उसके अंदर ये कहाँ इमिट करेंगी। तो राइडबर्ग का जो फार्मूला था ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए सपोर्टिव साबित हुआ जब हमने इस नील बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ा। फिर जो इनकी सपोर्ट मिली सबसे ज़्यादा ये मिली कि अगर देखें, अगर तो वो फ्रीली मूव कर रहे होते इलेक्ट्रॉन्स तो वो जाकर न्यूक्लियस से टकरा जाते, लेकिन जब इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के ऊपर बात की तो इन्होंने बड़े क्लियरली बात की कि वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। बेशक वहाँ एम्प्टी स्पेसेस हैं मगर वो अपने एक मदार के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बनी इनकी और ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली कि इसने इस मॉडल को बहुत ज़्यादा उरूज दिया, यानी इस मॉडल को उरूज की तरफ लेकर गई। ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक कंसेप्ट पेश किया इसने। फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर क्वांटिटी के ऊपर बात की, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्बिट्स को, स्टेबिलिटी को और एटम की जो मालूमात थी उनको बहुत वेरीफाई करा, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि बोहर्स की जो थ्योरी है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, यह हम रखते हैं उसको। अब इनकी जो बेसिक कंक्लूजन थी उस पर भी बात कर लेते हैं कि इनकी बेसिक कंक्लूजन क्या थी। इनकी बेसिक कंक्लूजन ये थी कि जो बोहर्स थे उन्होंने दो चीज़ों पे काम किया बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम दिया, दूसरा उन्होंने जो है स्पेक्ट्रल लाइन की एक्सप्लेनेशन दी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो आपस में टकराते क्यों नहीं है, वो न्यूक्लियस से क्यों नहीं टकराते। ये भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन साबित हुई। अब इस थ्योरी से क्या हुआ, इस थ्योरी से हमें बहुत सारी ऐसी थ्योरीज का रास्ता मिल गया जिनकी तरफ जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया और बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स ड्रॉ हो गया। जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक थ्योरी की, या जो इनके आने के बाद जो थ्योरीज पेश हुई उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें रास्ता मिला। तो बेसिकली एटम की जो अच्छी एक्सप्लेनेशन थी वो यहाँ से मिली, इसी वजह से हम इस थ्योरी को स्टडी करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनका एक इम्पॉर्टेंट नोट बनता है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी हमारे लिए साबित हुई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए, जिसे कहना चाहिए कि कई दूरी का सफ़र जो है तय किया गया इस थ्योरी को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें ये समझ में आ सका कि एटम की ओरिजिनल पोजीशन क्या है और एटम ओरिजिनल वे में कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिफाइन तो रदरफोर्ड ने कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये आपस में टच क्यों नहीं होते, टकराते क्यों नहीं है, या इनमें रिपल्जन क्यों नहीं होती। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन थी, ये एक्सप्लेनेशन जो है वो बोहर ने दी कि ये स्टेबल होते हैं, इनके अंदर जो है अपनी एक रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, ये उस
रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि इनके बीच में फासला रहता है, ये एक दूसरे से टकराते ही नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि इनके अंदर ये फासला रहता है। फिर उसके बाद जब वो एक किसी एनर्जी लेवल के अंदर मूव करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये मुसलसल मूव करते रहते हैं। जब उनको आगे या पीछे की तरफ मूव करते रहते हैं, यानी अपनी ऑर्बिट को चेंज करते रहते हैं, उस ऑर्बिट को चेंज करने के दौरान भी ये अपनी एनर्जी को ज़ाया करते रहते हैं और कभी कभार अपनी एनर्जी को हासिल करते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ डिफ़ाइन की गई। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंसिडर किया जाता है और इनकी जो ऑब्जर्वेशन हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं हमारी थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री को, क्योंकि थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री में जो है इसको देखा जाए तो इसका बड़ा अहम किरदार है। इससे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं।